मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को जारी की 1029 करोड़ से अधिक की राशि। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के खाते में डाली 193 करोड़ की राशि। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने बजट को बताया विकसित भारत की ओर एक निर्णायक कदम। कहा, युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार के अपार अवसर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 को नूह और 18 को उचाना में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। तैयारियों में जुटे विधायक। और मछली उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा प्रदेश। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर भिवानी व सिरसा में लगाए जाएंगे 2 एक्वा पार्क। बनेंगी 4 थोक फिश मार्केट। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 34,14,000 लाभार्थियों को 1029 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि वितरित की। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के 9,22,452 लाभार्थियों को 193 करोड़ की राशि जारी की है। योजना के तहत 4 किस्तों में 634 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के 36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ और हर घर हर गृहिणी योजना के 12,62,000 लाभार्थियों को 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि खाते में वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी की गई है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत फरवरी 2026 से 1100 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी और शेष 1000 रुपए की राशि सरकार द्वारा संचालित सावधि जमा खाते में जमा होगी। विभिन्न योजनाओं के तहत जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा योजनाओं के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन तक पहुंच रहा है, ये गारंटी ये डबल इंजन सरकार की है, मोदी सरकार की है कि सीधा पैसा बेनिफिशियरी तक जाए। आज उसी कड़ी में हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। मित्रों, इस योजना के तहत आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें हैं। उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अभी तक कुल 223 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। वहीं योजनाओं से संबंधित समस्याओं के निपटान के लिए एडीसी को निर्देश जारी किए हैं कि वो समाधान शिविरों में इसका निवारण करें। हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने विधानसभा से पहले कमिटमेंट भी किया था कि ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों के खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपए में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय बजट की खूबियां बताने के लिए आज केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट सरकार की दूरदर्शी सोच का दिखाता है और 2047 के विकसित भारत की ओर एक निर्णायक कदम है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आर्थिक विकास को गति दी है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये बजट सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करने वाला है, जिसमें हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बजट में अपार अवसर हैं, जिनसे उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं किसान और ग्रामीण भारत विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। जैसा मैंने कहा, ये बजट एक आगे का जो रास्ता है, वो रास्ता 2047 तक विकसित भारत करने का जो ये जो बजट है, उसका ये रास्ता अभी खुला हुआ है। और इसलिए ये युवाओं को प्रोत्साहन देना, नौकरियां हो या किसानों का हित ध्यान में रखते हुए ये बजट आगे किया है। महिलाओं को सशक्त करने का इसमें प्रावधान है और सभी लोग आत्मनिर्भर हो, उनका जो कुछ उनकी जो कुछ इच्छाएं हैं वो सभी सफल इसमें हो, यही तो इस बजट का सार है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 के विजन को लेकर ये बजट बनाया गया है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। ये बजट देश की तरक्की का बजट है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। राजेश नागर ने हरियाणा के बजट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री बजट को लेकर सभी वर्गों से सुझाव ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि बजट सुझावों के अनुसार ही तैयार किया जाएगा और लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक टारगेट, एक विजन दिया है कि हमारा भारत विकसित भारत बने। उसी के ऊपर ये बजट हुआ है और इसमें सभी वर्ग का, चाहे युवाओं का, सभी का इसमें ध्यान रख के ये बजट बनाए हैं। और आज जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है, किसी से छुपी नहीं है और आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरे। हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाकर उनकी राय ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं और हर वर्ग से बात करें, चाहे सीएज हो, डॉक्टर्स हो, एसोसिएशंस हो, उद्योगपति हो, उनसे सबसे बात करके उनके सुझाव लेकर इसमें बजट में शामिल किए जाए। देश 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ये बयान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दिया है। गौरव गौतम सोनीपत में निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए और शिक्षा और खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू शिक्षा संस्था जैसे संगठन युवाओं को बेहतर दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज और राष्ट्र मजबूत बनता है। गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें उस बात का गर्व है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन संस्कृति में पैदा हुए, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। विश्व हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखना की बात करती है कि सब सुखी रहे। हमें इस बात का गर्व भी है कि हम उस सनातन संस्कृति और धर्म में पैदा हुए और आप जैसे मेरे युवा छोटे भाई बहनों को तो इस स्कूल में पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हिंदुत्व के नाम से बना हुआ 114 साल बैठे पहले बनाई हुई ये संस्था, एक छोटा सा बोया हुआ बीज आज भारत के और हरियाणा के विकास में वट वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खेलों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक खेल ढांचा प्रदान कर रही है, जिसके चलते हरियाणा खेलों का हब बनकर उभर रहा है। छवि बनाया हुआ है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। इस प्रकार की नीति हरियाणा और नायब सिंह सैनी सरकार ने चलाई हुई है। मेरे युवा साथियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से भी आग्रह करता हूं, शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि खेल सिर्फ मेडल
और प्रोत्साहन के लिए नहीं, ये स्वस्थ समाज देते हैं। अगर स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ समाज दोगे, और अगर स्वस्थ समाज दोगे तो भारत को आगे बढ़ाने में जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प हम युवाओं के सामने दिया है, एक नारा ही नहीं, इसको धरातल पर लाने का काम ये पीढ़ी करेगी 2047 में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 फरवरी को नूंह जिले के तावड़ू में जनसभा को संबोधित करेंगे और क्षेत्रवासियों को कई सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर सोहना विधानसभा से भाजपा विधायक तेजपाल सिंह तंवर ने जनसभा स्थल का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त सहित जिले के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। विधायक ने क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधियों, नगरपालिका पार्षदों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। विधायक ने कहा कि वो क्षेत्र की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, जिन्हें नायब सिंह सैनी पूरा करेंगे। मांगे हैं वो मुख्यमंत्री जी अवश्य पूरी करके जाएंगे। और आज मीटिंग में मैं सोना भी, मैंने सरपंच और पार्षदों की बैठक बुला रखी थी, वहाँ पे भी गया हूँ। आज तावड़ू में भी पार्षद और शहर के सभी प्रमुख और सरपंच पूरे एरिया के थे और उन्होंने भी कई मांगे रखी हैं, उनको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा और सारी मांगों को मुझे 100% उम्मीद है कि हमारी सारी मांगें पूरी होंगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। तावड़ू में बहुत दिनों बाद मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और बड़े प्रेम से हम धूमधाम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रैली करेंगे। हमारे उपायुक्त महोदय भी आए हैं, एडीएम साहब और सारे अधिकारियों ने बैठ कर के स्टेज का भी मुआयना किया है, किस तरह से हमारी सिक्योरिटी का भी, पुलिस के अधिकारी, एसपी, एसीपी महोदय यहाँ पे थे, सबने मिलकर के सारा सिस्टम बैठाएंगे। और 18 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उचाना में रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर उचाना से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री तैयारियों में जुटे हुए हैं। विधायक ने तैयारियों को लेकर सब डिवीजन के अधिकारियों की बैठक भी की और अधिकारियों से उनके विभागों से संबंधित आवश्यकताओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर जानकारी ली। बैठक के बाद देवेंद्र अत्री ने कहा कि रैली में मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के लोगों की विभिन्न मांगों को रखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सभी को पूरा करेंगे। विधायक ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित हरियाणा के निर्माण में उचाना को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस विकास रैली के माध्यम से उचाना के सैकड़ों करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की पूरी संभावना है। 18 फरवरी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी उचाना की पावन धरा पर पधार रहे हैं। उचाना विकास रैली को संबोधित करेंगे। उसी के संदर्भ में सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। सभी अधिकारियों के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सभी अधिकारियों ने से डिमांड ली गई है, क्या क्या डिमांड है हमारे हल्के की, और हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य है विकसित उचाना का, उस पर आगे बढ़ेंगे। और मेरा मानना है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आएंगे, उनके सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आएंगे। और जो विकास रैली है, जो हमारी उचाना विकास रैली है, वो विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। फतेहाबाद जिले की भट्टू पंचायत समिति को 1.25 साल बाद नया चेयरपर्सन मिल गया है। भाजपा समर्थित अनु सरबटा को चेयरपर्सन चुना गया, जिन्हें समिति के 21 में से 17 सदस्यों का समर्थन मिला। नवनियुक्त चेयरपर्सन अनु सरबटा ने भरोसा दिलाया कि उनकी प्राथमिकता बिना भेदभाव के हर गांव का विकास करवाना, मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। पूर्व विधायक गुड़ाराम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना साथ दिया है। फिर हमारे वाइस चेयरमैन जी बंसीलाल जी का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पंचायत समिति के मेंबर जो 1 साल से मेरे साथ एक स्तंभ की तरह खड़े, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। विकास कार्यों की बात है, मैं भट्टू ब्लॉक को एक साथ लेके बिना किसी भेदभाव के विकास करने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। वहीं पूर्व विधायक चौधरी दुड़ाराम ने कहा कि भाजपा की सोच हमेशा विकास और पारदर्शिता पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि अनु सरबटा भट्टू ब्लॉक में लंबे समय से रुके विकास कार्यों को गति देंगी,
क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों के लिए पहले भी भरपूर बजट दिया गया है। सर्वसम्मति से अनुज को प्रधान बनाया है। ये जब आज से लगभग 3 साल पहले जब हुआ, जब भी सर्वसम्मति से फैसला हुआ था, ये फैसला हुआ था कि 2.5 साल जो पहले प्रधान बनाए वो रहेंगे, 2.5 साल के बाद इनको बनाएंगे। और भट्टू ब्लॉक में जो काम रुके हुए थे करीब 1 साल से, मेरी पूरी उम्मीद है कि सारा हाउस मिलकर इस भट्टू ब्लॉक में जो भी विकास के काम तेजी से करवाएंगे। जो पिछले सवा साल की पूरी कसर काट कर बजट भी बहुत आया हुआ है। बजट की और भी कमी प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह के भट्टू ब्लॉक में किसी प्रकार की बजट की कमी नहीं रहने देंगे और इसे भट्टू ब्लॉक का पूरा विकास कराएंगे। हरियाणा अब केवल गेहूं व धान के उत्पादन में ही आगे नहीं बल्कि मत्स्य पालन के उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है। मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त निदेशक पवन कुमार ने बताया कि प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन मछलियों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें झींगा व मीठे पानी की मछली शामिल है। झींगा मछली उत्पादन की बात की जाए तो प्रतिवर्ष 8,000 मीट्रिक टन झींगा मछली तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मत्स्य पालन का कार्य प्रदेश में शुरू किया गया था, जिसमें काफ़ी सफलता मिली है। झींगा मछली खारे पानी में पाली जाती है और अमेरिका सहित अन्य देशों में इसका निर्यात किया जाता है। एक 17 स्टेट्स हैं लैंड लॉक्ड स्टेट जिनके कोई समुद्र नहीं लगता। हरियाणा भी उन्हीं में से है जिसको कोई समुद्र नहीं लगता। तो भी हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी मछली पालन के क्षेत्र में हरियाणा बनने के बाद उल्लेखनीय प्रगति की है और आज हम लगभग प्रतिवर्ष 2.25 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें झींगा मछली और जो हमारी मीठे पानी की मछली मिला के लगभग इतना है और जिसमें 8,000 मीट्रिक टन के करीब हम झींगे का उत्पादन कर रहे हैं। झींगा जो है हमारा मेनली खारे पानी में हम कर रहे हैं अंडरग्राउंड सलाइन वाटर को यूज़ करके, और हरियाणा ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला प्रदेश था। 2014-15 में हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये काम शुरू हुआ था और उसके बाद इसने अभूतपूर्व प्रगति की है। मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि सर्दियों में झींगा जीवित नहीं रह पा रहा था, इसलिए उन्हें अक्टूबर-नवंबर तक सस्ते दामों पर झींगे को बेचना पड़ता था। लेकिन सरकार ने किसानों की इस समस्या को दूर कर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस वर्ष 50 मीट्रिक टन क्षमता के 29 कोल्ड स्टोरेज लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को झींगा के फीड की भी समस्या रहती थी, जिसके चलते प्रदेश में 7 फीड मिल लगाए गए हैं। झींगा मछली के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर 2 एक्वा पार्क भिवानी व सिरसा में लगाए जाएंगे। वहीं 4 थोक फिश मार्केट हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बनाई जाएंगी। झींगा पालन में एक समस्या जो मेजर आ रही थी कि हमारे यहाँ पे सर्दियों में झींगा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस टेम्परेचर पे झींगा नहीं बचता। तो हमारे किसानों के लिए ज़रूरी हो जाता था तो कि वो अक्टूबर-नवंबर तक झींगे को बेच सकें। तो कई बार उनको भाव जो बीच के मैनिपुलेटर दलाल लोग थे, जो खरीदार थे, वो उनको ब्लैकमेल करने लग जाते थे, भाव गिरा देते थे आखिर में जाके कि भाई ये लोग तो झींगे को बेचना इनकी मजबूरी हो गया। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, उसके अंतर्गत सरकार ने पुरजोर कोशिशें की। हरियाणा सरकार ने, मत्स्य विभाग ने ये मुहिम चलाई कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कोल्ड स्टोर भी अपना लगाएं, जिससे कि हम स्टोरेज कर सकें और झींगे का कई गुना उसमें कई गुना उससे रेट उसके प्राप्त कर सकें। अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी कनिष्क चौहान का आज झज्जर जिले में स्थित उनके गांव कुलाना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कनिष्क ने विश्व कप फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। जीत के बाद घर पहुंचने पर कनिष्क की मां ने उसे चूरमा खिलाया। गांव पहुंचने पर कनिष्क ने कहा कि कोच ने उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया था और कड़ी मेहनत करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य सीनियर इंडिया टीम में खेलने का है। कनिष्क आईपीएल में आरसीबी की टीम में खेलेंगे, जिसके लिए वो तैयार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और
बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और सबका सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो अच्छा है सर, ये पूरा मूवमेंट एक ही है सर, जब मेरा स्वागत हो रहा है बहुत अच्छा। अपने आप से ऑनेस्ट रहें और जो भी गेम कर रहे हैं उससे सीरियसली खेलें। बस मैंने क्रिकेट डेरा सदस्य से स्टार्ट किया था और जो गुरुजी हैं वो हमें आके टिप्स देते रहते हैं सर टाइम टू टाइम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रिकेट मैंने वहीं से स्टार्ट किया था डेरा सदस्य से। सर मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। कोच सर तो काफी सपोर्टेड है सर और काफी मेहनत करवाते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है सर हमारा सेशन, तो काफी अच्छा लगता है। लक्ष्य तो सर यही है, सीनियर इंडिया खेलना है सर। स्वागत के लिए पहुंचे कोच जसकरण सिंह ने बताया कि कनिष्क काफ़ी मेहनती है और उसका भविष्य उज्जवल है। अंडर 19 में कनिष्क ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। कोच ने कहा कि आईपीएल में वो विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, जिसका फायदा भी उसे मिलेगा। लड़का नीचे ग्रास रूट से किसी गांव से निकल के उस जगह पे पहुंचना, हर बच्चे का जो भी क्रिकेट खेल रहा है हर बच्चे का सपना होता है उस जगह तक जाने के लिए। और भारतीय टीम में वर्ल्ड कप जैसी जो स्क्वाड बनती है उसमें नाम आना बहुत बड़ी बात है सर। इतना बहुत ज्यादा कंपटीशन है हमारे देश में और उसके अंदर इंडिया टीम में जगह बनाना, उसके बाद प्लेइंग करना, उसके बाद उस प्लेइंग मेंबर होने के बावजूद उस टीम को जितवाना बहुत बड़ी बात है सर। फ्यूचर बड़ा अच्छा है सर, क्योंकि छोटी उम्र में जब क्रिकेट मिल जाती है अंडर 19 एज ग्रुप, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अंडर 19 ऐसा एज ग्रुप है, यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सर अंडर 23 का है इसका और उसके बाद सर सीनियर क्रिकेट का है। तो छोटी उम्र में जो क्रिकेट का भी इसको चांस मिला, इससे काफी अच्छा लग रहा है कि आगे जाके उसको अच्छा चांस मिलेगा। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत पलवल में खो-खो व कबड्डी सीनियर वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगराधीश प्रीति रावत ने आज खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में चल रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 1096 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद प्रीति रावत ने बताया कि सरकार समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाती है जिनमें खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। सरकार का फोकस है कि शिक्षा के साथ साथ युवा खेलों में भी आगे बढ़ें और पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन करें। यहाँ पे लगभग 23 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट है टोटल में से, तो लेकिन एक राय की टीम अलग है। कुल मिलाकर लगभग 23 टीम है खो-खो और कबड्डी के लिए। यहाँ पर सभी टीम्स आई हुई हैं और आज और कल उनके प्रोग्राम्स होंगे और उसके बाद जो फर्स्ट विनर होगा उसको हम 1 लाख रुपीज, सेकंड विनर को 75, थर्ड वन को 50,000 रुपीज सरकार की तरफ से इसमें दिए जाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स के लिए हमारा हरियाणा फेमस है और सरकार का यही उद्देश्य है कि टाइम टू टाइम इस तरह के कॉम्पिटिशन आयोजित करके और बच्चों को फाइनेंशियली भी मोटिवेट करना, ताकि जो उनका मेन पर्पस होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन तो मिले ही, लेकिन साथ में जब फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उनको और प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और यही सरकार का पर्पस है कि हमारे बच्चे एजुकेशन में तो बड़े ही, साथ में स्पोर्ट्स में भी हम पूरे, इनफैक्ट नॉट इन हरियाणा बल्कि पूरे देश में हम आगे रहें, यही सरकार। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि सीएम कप के आयोजन से प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। खेल विभाग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कप का आयोजन हो रहा है, इससे काफ़ी खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। जो हमारे माननीय मंत्री हरियाणा सरकार गौरव गौतम जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों को लेके बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा हुआ है और ऐसे आयोजन और होने चाहिए ताकि खेलों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे डिजिटल सुरक्षा और एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज कैथल के लघु सचिवालय में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त अपराजिता ने स्मार्ट तकनीक और एआई से सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के दौर में इंटरनेट का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए ताकि साइबर अपराध से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग एक सहायक उपकरण के रूप में करें, लेकिन इसके सूचना पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और हमेशा तथ्यों की जांच करें। उपायुक्त ने कहा कि असुरक्षित लिंक्स पर क्लिक न करें, क्योंकि ऐसा करने से साइबर ठगी हो सकती है। हम क्या करते हैं कि इससे संबंधित जितनी संभावनाएं हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की, उनको हम अवॉइड करते चले जाते हैं कि चलो जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आजकल जो हमारे ग्लोबल चर्चा का विषय ये है कि हमारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ऐप्स हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे। चैट जीपीटी जब आप खुला छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्डिंग सुनता रहता है, फोटोज लेता रहता है।
इनफैक्ट आपका कैमरे को आपने इतने सारे परमिशंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऐप्स को आपने अपनी परमिशंस दे रखे हैं, अपनी पूरी गैलरी को एक्सेस करने के, टेक्स्ट मैसेजेस को एक्सेस करने के, और इस प्रकार की चीजें भी मैं चाहूंगी, कौन आप तो नहीं कर रहे हैं जिसको, तो इस प्रकार की चीजें भी मैं चाहूंगी कि नॉट जस्ट एआई, एक बार आप हम सभी को बता दें जरा कि जो सेटिंग्स होती है हमारे मोबाइल की, साथ के साथ करके बता दीजिए। रोहतक की दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में सोमवार से 4 दिवसीय भारत रंग महोत्सव प्रारंभ हो गया। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और अभिनेता यशपाल शर्मा ने शिरकत की। 12 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD की ओर से किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने कहा कि हरियाणा में दादा लक्ष्मी चंद की लेखनी व उनके लोकगीत प्रसिद्ध हैं, जो प्रदेश की संस्कृति को बयां करते हैं। उनकी रागिनियों को आधुनिक कला के साथ जोड़कर प्रस्तुति करना जरूरत है ताकि लोग अपनी जड़ों व मिट्टी से जुड़ सकें। बल्कि देश के किसी हिस्से का व्यक्ति आप परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स में कुछ करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग देने का, आपको निखारने का, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देने का ये कार्य सुपोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और दादा लक्ष्मी चंद जी के नाम पे वहां पे आप आ सकते हो। मैं आज भारंगम की शुरुआत पे यहाँ हूँ। भारत रंग महोत्सव, भारत के कितने रंग हैं उन सभी को एक प्रतिभा के रूप में क्यों न निखारा जाए। मैं पूरे देश के लोगों से, हरियाणा के सुपोवा से बोलता हूँ, अगर आप नाटक में, चित्रकला में, जब भी परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स में कहीं भी कुछ आपको बेहतर शिक्षा की जरूरत है, प्लीज कम टू सुपोवा। वहीं अभिनेता यशपाल शर्मा ने कहा कि रोहतक में भारत रंग महोत्सव का आयोजन होना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का गीत संगीत देश में लोकप्रिय हो रहा है और प्रदेश सरकार भी हरियाणवी फिल्म उद्योग को बढ़ावा दे रही है। यशपाल शर्मा ने गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर प्रतिबंध लगाने की भी प्रतिक्रिया दी। एक मेला लगा हुआ है और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, फिल्मों के क्षेत्र से, थिएटर के क्षेत्र से, हर राजनीति के क्षेत्र से, हर जगह से लोग आ रहे हैं और बड़ा ही एक कमाल का संगम बना है सुपोवा के अंदर। मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर ऐसा फेस्टिवल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है पूरे रोहतक वासियों को और हरियाणा वासियों को आकर के इसको अटेंड करना चाहिए। और 4 दिन 9 फरवरी से 12 फरवरी तक सुबह 10-11 बजे से और शाम के 8 बजे तक देखना चाहिए। बिल्कुल कलाकार के लिए एक मंच मिल जाए, उससे बड़ा और क्या चाहिए। मुझे लगता है जैसे सुपोवा है और स्टेज ऐप है, जैसे ये जो मंच देते हैं नए कलाकारों को और पैसा भी देते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। एक प्रोफेशनलिज्म आया है सिनेमा में भी और थिएटर में भी। 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले को अभी तक लगभग 9 लाख लोग देख चुके हैं और लगातार लोग मेले को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में प्राचीन लुप्त होती कला बायोस्कोप आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और मेले में आए दर्शक अपने बच्चों को बायोस्कोप को दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था तो बायोस्कोप से मनोरंजन करते थे। मेले में बायोस्कोप लेकर आए युवक ने बताया कि ये कला अब लुप्त होती जा रही है और केवल मेलों व जन्मदिन की पार्टियों तक सीमित रह गई है। मेले में लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है कि आप पुरानी चीज को रख रखे हो, अभी तक भी मिलता नहीं है देखने को कहीं भी। और बस मेलों में बुला लेते अफसर को जानकार, तो भविष्य है, नहीं तो कुछ नहीं है, विलुप्त हो गया है। कोई बर्थडे पार्टी में बुला लेते हैं, कोई इवेंट वगैरह में बुलाते हैं तो जाते हैं। मेरे दादा हैं जो अभी भी है, चला रहे हैं वो 40 साल से चला रहे हैं, 39 साल से। वहीं मेले में आए दर्शक जमकर देशी विदेशी उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक हस्तशिल्पियाँ मिल रही हैं जो काफ़ी आकर्षक हैं। हमारे बच्चे भी उस चीज़ को जिए, एटलीस्ट उनको पता चले कि हमारा बचपन में मोबाइल के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ हो जाती थी बच्चों की। अब तो ये हमने मेले में देखा तो बच्चे को दिखाया, उनको पता ही नहीं है क्या है ये क्या नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही
ही सुंदर, बहुत भीड़ भी है यहाँ पे और बहुत तरह की कलाएं देखने को मिल रही है। मेला का आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ है। मेला समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।